हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लॉ एडिक्शन। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पंजाब रेंट एक्ट की सीरीज़ जो है वो इस टाइम चल रही है और हम ऑलरेडी पंजाब रेंट एक्ट की इंट्रोडक्शन और स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द प्रोविजंस ऑफ दिस रेंट एक्ट। दैट मीन्स सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशंस ऑफ पंजाब रेंट एक्ट। तो चलिए अब जल्दी से जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम इस डेफिनेशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। सो चलिए बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 की। सो चैप्टर नंबर 1 ऑफ पंजाब रेंट एक्ट इज टॉकिंग अबाउट प्रिलिमिनरी पोर्शन। तो जैसे कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर में हम ऑलरेडी ये चीज़ पढ़ाए हैं कि भाई जो प्रिलिमिनरी पोर्शन है ये चैप्टर नंबर 1 का हिस्सा है और इसमें हमें कुछ डेफिनेशंस जो है वो कवर करनी है। सो अगर डेफिनेशंस की बात करें तो भाई डेफिनेशन जो है एक एक्ट का बहुत ही क्रूशियल पार्ट होता है, क्योंकि एक एक्ट में जितने भी टेक्निकल या सिंपल वर्ड्स भी अगर इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो लेजिस्लेशन हमारे क्लैरिफिकेशन के लिए उन शब्दों का, उन वर्ड्स का क्लियर कट मीनिंग स्पेसिफाई करके डेफिनेशंस में डालता है कि भाई इस एक्ट में आप जो भी शब्द पढ़ रहे हैं या समझ रहे हैं या उसे इंटरप्रेट करने वाले हैं तो आपको उसका इंटरप्रिटेशन, उसका मीनिंग उसी कंटेक्स्ट में समझना है जिस कंटेक्स्ट में हम डेफिनेशन क्लॉज में मेंशन कर रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि हमें क्यों डेफिनेशंस पढ़नी चाहिए। एंड इस सेक्शन की अगर हम बात करें तो ये सेक्शन बहुत सी डेफिनेशंस दे रहा है, जैसे 2A से लेकर 2O तक बहुत सी डेफिनेशंस जो है इस एक्ट के रिगार्डिंग मेंशन है लेजिस्लेशन के द्वारा। लेकिन हमें कुछ डेफिनेशंस जो है वो नहीं करनी है, क्योंकि इसमें से बहुत सी डेफिनेशंस ऐसी हैं जो ओमिट या रिपील हो चुकी हैं। तो उसे साइड करते हुए हम बाकी की रेलेवेंट डेफिनेशन जो इसमें अभी भी एग्जिस्ट कर रही हैं वो हम पढ़ेंगे इसमें। सो 2A की बात करें तो 2A सिंपली बात कर रहा है एपेलेट अथॉरिटी की। सो 2A ऑफ दिस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट एपेलेट अथॉरिटी। इस एक्ट के मुताबिक एपेलेट अथॉरिटी वो है जो इस एक्ट के सेक्शन 50 के सब सेक्शन 1 में अपॉइंट की जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन कोई भी अथॉरिटी जो इस एक्ट के सेक्शन नंबर 50 सब सेक्शन 1 में अपॉइंट की जा रही है उसे हम एपेलेट अथॉरिटी के नाम से जानेंगे। एंड अगर हम 2B की बात करें तो ये ओमिटेड है, सो नो नीड टू डू दिस डेफिनेशन। एंड नाउ कमिंग टू 2C। 2C की अगर हम बात करें तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि हम जैसे कि टेनेंसी लॉ पढ़ रहे हैं तो भाई इसमें दो बंदे ही हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। सो इन दोनों के बारे में तो हमें जानकारी होनी ही चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, इन दोनों में क्या ट्रांजैक्ट हो रहा है, क्या शेयर हो रहा है, प्रेमिसिस। तो प्रेमिसिस के डेफिनेशन का भी आना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लैंडलॉर्ड, टेनेंट और प्रेमिसिस, तो ये डेफिनेशंस को बहुत ध्यान से समझिएगा। सो लैंडलॉर्ड इसमें क्या बोल रहा है। सो 2C ऑफ दिस एक्ट इज टॉकिंग अबाउट हु इज लैंडलॉर्ड। सो इस एक्ट के मुताबिक सेक्शन 2C के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो लैंडलॉर्ड क्या है। लैंडलॉर्ड एक ऐसा पर्सन है जो या तो रेंट रिसीव कर रहा है या रेंट रिसीव करने का हकदार है, और या तो वो अपने नाम पे वो रेंट रिसीव कर रहा है या किसी के बिहाफ पे या किसी के बेनिफिट के लिए एज ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर, जो भी उस पर्सन का रिसीवर है या गार्जियन है या ट्रस्टी, इस ओहदे के अनुसार, इस ओहदे के बिहाफ पे वो उनसे रेंट रिसीव कर रहा है। और या अगर उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी आगे लेट करने के लिए पूरी तरह एलिजिबल है, और अगर वो प्रॉपर्टी आगे लेट होती है तो उससे आने वाला बेनिफिशियल रेंट जो है वो भी वो वसूल कर सकता है, और अगर वो इस तरह करता है तो वो लैंडलॉर्ड कहलाएगा। सो जो पर्सन रेंट रिसीव कर रहा है या ऐसे रेंट रिसीव करने का हकदार है, या किसी के बिहाफ पे या किसी के ऑथोराइज करने के बाद वो रेंट रिसीव कर रहा है उस पर्सन के लिए, तो वो लैंडलॉर्ड ही कहलाएगा। नेक्स्ट इज लॉफुल इंक्रीज। अब भाई महंगाई का ज़माना है, ठीक है, तो रेंट जो है वो बढ़ेगा तो ज़रूर। हर साल कुछ ना कुछ जो क्वांटम है हर चीज़ में बढ़ोतरी होती होती है। सो उसी तरह 2D बात कर रहा है लॉफुल इंक्रीज क्या होगा, कौन सा इंक्रीज जो है रेंट की अमाउंट का वो जायज़ माना जाएगा, लॉफुल माना जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉफुल इंक्रीज वही होगा जो इस एक्ट की प्रोविजंस के अकॉर्डिंग किया जाएगा। जैसे कि फ्रेंड्स आप इस एक्ट को भी आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो एक सेक्शन है वो हमें स्पेसिफिकली बता रहा है कि भाई रेंट रिसीव अगर आप कर रहे हो तो उस पर आप कितना अमाउंट जो है इंक्रीज कर सकते हो समय के अनुसार, और कितना इंक्रीमेंट आप करोगे और कितना इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते हो। तो वो एक स्पेसिफाई रूल बताया रखा है इसमें, और उस रूल के अकॉर्डिंग ही आप जो है इंक्रीमेंट रेंट का कर सकते हो। अगर आप उसके अकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप लॉफुल इंक्रीज कर रहे हो। सो लॉफुल इंक्रीज मतलब अगर इस एक्ट के मुताबिक आप इंक्रीज कर रहे हो अपने रेंट को तो वो लॉफुल इंक्रीज है। देन 2A फ्रेंड्स ओमिटेड है, सो नीड नॉट टू डू दिस। सो फ्रेंड्स चलिए बात करते हैं 2F की। 2F बस इतनी सी बात कह रहा है कि भाई नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस क्या होंगी। सो दोस्तों प्रेमिसेस दो तरह की होती है, रेजिडेंशियल या नॉन रेजिडेंशियल। नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस वो होती हैं जो स्पेसिफिकली बिजनेस या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से ही ली जाती हैं, लेट या टेक की जाती है। सो एनी प्रेमिसेस जो बिजनेस या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेट या टेक की जा रही है वो सारी कौन सी होती है, नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस होती हैं।
और इसमें एक प्रोवाइजो दे रखी है जिसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई प्रेमिसेस है और वो गार्डिंग के पर्पस से दी जाती है तो उसको आप जस्ट एक नॉर्मल समझ के रेजिडेंशियल प्रेमिसेस नहीं समझ लोगे कि जस्ट वो गार्डिंग के पर्पस से, कोई बिजनेस नहीं है। सो वो भी जो प्रेमिसेस है नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस में ही कवर होगी। सो फ्रेंड्स ये तो बात थी नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस की। अब डेफिनेशन आ रही है प्रेमिसेस की। सो इसके अकॉर्डिंग प्रेमिसेस क्या है? प्रेमिसेस अकॉर्डिंग टू 2G इज एनी बिल्डिंग, कोई भी बिल्डिंग या बिल्डिंग का हिस्सा जो कि या तो सेपरेटली दिया गया है या इकट्ठा दिया गया है, वो प्रेमिसेस कहलाएगा। और उसमें जो गार्डन्स हैं, आउट हाउस है या कोई ऐसा पोर्शन है जो कि उसके साथ अटैच्ड है, वो भी प्रेमिसेस का हिस्सा माना जाएगा, लेकिन उसका टेरेस उसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। एंड फ्रेंड्स जो भी फिटिंग्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया उसके साथ अटैच्ड है, और जो भी चीज़ उसके साथ अटैच्ड है और बेनिफिशियल जो है इन्जॉयमेंट के लिए, वो भी प्रेमिसेस का हिस्सा माना जाएगा। देन टू एच मीन्स प्रिस्क्राइब्ड, तो ये जो वो रूल्स हैं जो इस एक्ट के दौरान प्रिस्क्राइब किए जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ रेंट अथॉरिटी। अब भाई हम अगर किसी बात से निराश है, मतलब लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट अराइज हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? वो इस अथॉरिटी के पास जाता है। तो जैसे कि हमने 2A में देखा था एपेलेट अथॉरिटी क्या है, तो इसमें भी फ्रेंड्स उन्होंने बहुत कम ही बता रखा है, बस इतना सा बोला है कि रेंट अथॉरिटी वो है जो सेक्शन 36 के सबसेक्शन 1 में अपॉइंट की जा रही है, और ये एक एडिशनली भी अपॉइंट की जाती है जो सबसेक्शन 2 में अपॉइंट की जा रही है। तो रेंट अथॉरिटी का ये बस इतना बता रहे हैं कि भाई जो सेक्शन 36 में अपॉइंट की जा रही है अथॉरिटी, वो रेंट अथॉरिटी है। देन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस क्या है? अभी अभी हमने नॉन रेजिडेंशियल पढ़ा, सो आई डोंट थिंक कि आपको भी इसमें प्रॉब्लम आएगी। 2F में हमने नॉन रेजिडेंशियल को भी कवर किया था, और 2J बिल्कुल उसकी उल्टी बात बोल रहा है। ये कह रहा है रेजिडेंशियल प्रेमिसेस वो बिल्डिंग है जो नॉन रेजिडेंशियल प्रेमिसेस नहीं है, मतलब जो बिजनेस और ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, गार्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, वो सारी रेजिडेंशियल प्रेमिसेस हैं। 2K ओमिटेड है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन शॉप कम फ्लैट, दैट इज SCF। शॉप कम फ्लैट का मतलब है कोई ऐसी प्रेमिसेस जो दो हिस्सों में डिवाइड की जा सकती है, मतलब आधा हिस्सा इसका रेजिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ हो सकता है और आधा हिस्सा इसका नॉन रेजिडेंशियल के लिए। शॉप कम फ्लैट का मतलब है जो शॉप का एरिया है वो नॉन रेजिडेंशियल हो जाएगा, और जो फ्लैट का एरिया है वो आपका रेजिडेंशियल यानी कि रिहायशी पोर्शन माना जाएगा। सो यही इस चीज़ में बोला गया है इस क्लॉज में कि भाई कोई भी चीज़ है अगर वो शॉप कम फ्लैट के नाम से है तो उसमें दो हिस्से किए जाएंगे, एक रेजिडेंशियल और नॉन रेजिडेंशियल। जो शॉप है वो नॉन रेजिडेंशियल में जाएगी और जो फ्लैट है वो रेजिडेंशियल में जाएगा। और इसका जो एग्रीमेंट बनेगा, जो टेनेंसी एग्रीमेंट बनेगा ना, उसमें जो भी एक अमाउंट डिसाइड होगी उसमें सेम नहीं, कुछ अंतर ज़रूर होगा। मतलब जो अमाउंट होगी SCF की उसमें थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। मतलब जो नॉन रेजिडेंशियल का है उसका जो रेंट है वो ज़्यादा होना चाहिए, और जो फ्लैट का रेंट है वो कम होना चाहिए। अब भाई कितना कम होना चाहिए? सो जितना वो रेंट टोटल है उसका 1/3 हिस्सा ही फ्लैट का रेंट होना चाहिए, और बाकी का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो शॉप का होना चाहिए। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भाई कमर्शियल पर्पस की जो ज़मीन है या कमर्शियल पर्पस का जो भाई ये रेंट है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू रेजिडेंशियल। नेक्स्ट इज 2M, दैट इज टेनेंट। सो टेनेंट इसमें वो है जो रेंट पे कर रहा है या जिसके अकाउंट से जिसके नाम पर रेंट जो है वो जा रहा है। अब वैसे तो सिंपल टेनेंट होता है, लेकिन अगर टेनेंट और लैंडलॉर्ड में कोई स्पेशल एग्रीमेंट हो तो वो कोई सब टेनेंसी भी हो सकती है। सो और किसको किसको हम टेनेंट मानेंगे? भाई अगर कोई सब टेनेंट है, स्पेशल एग्रीमेंट के अंदर कोई सब टेनेंट बना है तो उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। एंड कोई पर्सन जिसका जो रेंट एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो चुका है फिर भी वो वहीं पे रह रहा है, टर्मिनेशन के बाद ही इज़ अंडर द पोजेशन, वो जो प्रॉपर्टी है वो उसी पर्सन के पोजेशन में है, तो उसे भी टेनेंट माना जाएगा। सो कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको एविक्ट करने की कोर्ट से डिक्री पास हो चुकी है, अगर किसी भी टेनेंट के अगेंस्ट डिक्री पास हो चुकी है एविक्शन की, तो वो पर्सन अब टेनेंट जो है कभी नहीं कहला सकता। लेकिन एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें प्रोवाइजो की तरह दे रखी है कंडीशन, वो कंडीशन एक्सेप्ट के बाद ये है कि उस डिक्री के पास हो जाने के बाद जो अपील का बीच में टाइम पीरियड है ना, उस टाइम पीरियड के ख़त्म होने के बाद ही इस एविक्शन वाली डिक्री को उसके ऊपर नॉन टेनेंट का टैग लगाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब कि अगर डिक्री आज पास हुई और अपील का टाइम अभी कंटिन्यू चल रहा है तो फिर वो टेनेंट ही कहलाएगा। लेकिन अगर जो डिक्री के बाद अपील का टाइम पीरियड भी खत्म हो जाता है उसके बाद ही इज़ नो मोर एलिजिबल टू बी कंसिडर्ड एज टेनेंट, उसके बाद वो टेनेंट नहीं कहलाया जा सकता। और लास्ट में बोला जा रहा है कि भाई कोई भी पर्सन अगर सेक्शन 52 ऑफ इंडियन ईजमेंट एक्ट में लाइसेंस ले चुका है तो उस पर्सन को भी हम क्या नहीं मानेंगे? टेनेंट।
सो द लास्ट डेफिनेशन ऑफ दिस एक्ट इज अर्बन एरिया। अर्बन एरिया मतलब जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा एडमिनिस्टर किया जा रहा है और स्टेट गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल नोटिस के थ्रू उसे ऑलरेडी एक अर्बन एरिया डिक्लेयर कर चुकी है, वो अर्बन एरिया कहलाएगी। फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ पंजाब रेंट एक्ट 1995। आई होप आपको सारी डेफिनेशंस अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। और याद रखना कि इसमें से लैंडलॉर्ड, टेनेंट, प्रेमिसेस, ये डेफिनेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस रेंट अथॉरिटी एंड एपलेट अथॉरिटी, ये भी इसका जो है आप क्लॉज ज़रूर याद रखिएगा, कई बार ऑब्जेक्टिव बेस में आता है। तो ये डेफिनेशंस थी इस एक्ट की। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग लॉ एडिक्शन, और इस सब्जेक्ट की फर्दर सीरीज़ के साथ भी बने रहिएगा ताकि आपको पूरा एक्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।